खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। मालेगांव बम धमाके में सब बरी। 2008 का मालेगांव मस्जिद बम धमाका जिसमें 6 लोग मारे गए थे। कर्नल पुरोहित बरी, समीर कुलकर्णी बरी, पूर्व सांसद प्रज्ञा बरी। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही अदालत का यह फैसला आता है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो जाती है और कहने लगती है कि देखो यह वही कांग्रेस है जिसने हिंदू आतंकवाद की बात की थी और अदालत के इस फैसले ने उन्हें करारा तमाचा मारा है। मगर सबसे बड़ी बात, 6 लोगों की मौतें हुई थी, धमाका हुआ था जो हमारे सामने था। सबसे बड़ा प्रश्न, यह धमाका फिर करवाया किसने? यानी कि जिन लोगों ने धमाका कराया था वो अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। इत्तेफाक देखिए दोस्तों, कल ही गृह मंत्री संसद के अंदर कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता और आज अदालत का यह फैसला आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह फैसला क्या आया है आपके स्क्रीन पर, जो कहता है मुंबई एनआईए कोर्ट एक्विट्स प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित एंड 5 अक्यूज्ड इन 2008 मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह मामला करीब 17 साल तक चला। 2008 और आज 2025, 17 साल। खबर आपके स्क्रीन पर। करीब 17 साल लंबी चली सुनवाई के बाद मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव बम धमाके के केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। यह धमाका सितंबर 2008 में मालेगांव में हुआ था, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई थी और कम से कम 100 लोग घायल हुए थे। स्पेशल जज ए.के. लाहौटी ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। फैसले नैतिकता या पब्लिक की राय के आधार पर नहीं किए जा सकते। कोर्ट का कहना था कि कोई सबूत ही पेश नहीं किए गए। कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर, जो कि पूर्व सांसद हैं, उन पर भी टिप्पणी की आपके स्क्रीन पर। कोर्ट ने कहा कि वो धमाके से कम 2 साल पहले से साध्वी बन चुकी थी। उनके या बाकी किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। जहां तक कर्नल पुरोहित के घर आरडीएक्स रखने की बात है, कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे साबित होता है कि वहां विस्फोटक रखा गया था। उस कमरे का स्केच भी नहीं बनाया गया, सैंपल भी खराब हो चुके थे। आगे कोर्ट ने यह भी कहा, कोई सबूत नहीं है कि अभिनव भारत, जो कि प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित ने मिलकर बनाई थी, उसने अपने फंड का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया था। सबसे बड़ी बात, शहीद अफसर हेमंत करकरे, जो कि मुंबई हमले में शहीद हो गए थे, जिनके बारे में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि मैंने उसे शाप दिया था, सूतक मारा था, उनका अपमान किया था, वो इस मामले की जांच कर रहे थे। आपके स्क्रीन पर 29 सितंबर 2008 को यह धमाका हुआ था, जब एक मोटरसाइकिल में बांधकर रखा गया विस्फोटक मस्जिद के पास फोड़ दिया गया। यह घटना मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में हुई थी। इस केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने की थी, जिसे शहीद पुलिस अफसर हेमंत करकरे लीड कर रहे थे। जनवरी 2009 में एटीएस ने एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और दोस्तों, जैसे एनआईए की अदालत यह फैसला सुनाती है, प्रज्ञा ठाकुर क्या बयान देती हैं, इस पर गौर किया जाए। आपके स्क्रीन पर उनका यह बयान, मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि जिसे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए उसके पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाया, फिर गिरफ्तार कर लिया और टॉर्चर किया। मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई। मैं एक सन्यासी जीवन जी रही थी, लेकिन मुझे जबरन आरोपी बना दिया गया और उस वक्त कोई हमारे साथ खड़ा भी नहीं था। मैं आज जिंदा हूं क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। उन्होंने एक साजिश के तहत भगवा को बदनाम किया। आज भगवा जीता है, हिंदुत्व जीता है और भगवान दोषियों को सजा देंगे। लेकिन आपने अभी तक उन लोगों को गलत साबित नहीं किया जिन्होंने भारत और भगवा को बदनाम किया था। आइए सुनते हैं दोस्तों, उनके वकील सुधाकर धर द्विवेदी, जैसे यह फैसला आता है वो क्या बयान देते हैं। जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है।
उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए, उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रविशंकर प्रसाद सामने आते हैं और सीधा प्रहार करते हैं कांग्रेस पर। सुना जाए रविशंकर प्रसाद को। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबने उनको देखा है। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, तो फिर यह धमाका किसने कराया? असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि इस पूरे मामले को जांच प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि चाहे महाराष्ट्र हो या केंद्र, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मामले को लगातार कमजोर किया गया। क्या आरोप लगा रहे हैं ओवैसी, आइए सुनते हैं। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे
और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज चुभ चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव का सवाल भी अहम हो जाता है। उन्होंने कहा एक ऐसा इत्तेफाक है कि कल ही अमित शाह कहते हैं कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और आज एक ऐसा फैसला आता है जो भारतीय जनता पार्टी के इस बयान को एक तरह से राजनीतिक पंख देता है। अखिलेश कुछ कह नहीं रहे हैं, मगर इनकी बात को समझा जाए। सर, कल अमित शाह ने हिंदू टेररिज्म को लेकर के हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता, और आज जैसे कोर्ट का फैसला है। देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। जो बात आप समझ रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ। जो आप कहना नहीं चाहते वो मैं नहीं कह रहा। इतनी सी बात है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं खबरें दबाने के लिए खबरें आ रही हों। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। माननीय डिगरी दुबे, जिनकी डिग्री पर सवाल है, अव्वल दर्जे का गालीबाज नेता, जो संसद में खड़े होकर मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ झूठ बोलता है, कहते हैं कि आतंकवाद का सिर्फ एक धर्म होता है। इशारा क्या कर रहे हैं आप खुद देखिए। कल माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा राज्यसभा में? हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना की तोड़फोड़ जो हुई, एकनाथ शिंदे साहब भी इसी कारण से निकले। उनको लगता था कि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, इस मौके पर समीर कुलकर्णी, जिन्हें बरी किया गया, वो भी सामने आए और उन्होंने सीधा प्रहार किया राहुल गांधी और शरद पवार पर। किस तरह से उग्र अंदाज में वो अपनी बात रख रहे हैं, सुना जाए। कि हमारे निर्दोषत्व के ऊपर वो ठप्पा लगाएगा। जो सच हमें पहले दिन से पता था, तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट को पता था, जांच एजेंसी को पता था, वो सच आज दुनिया को पता चलेगा। मुंबई में जो 7/11 का सीरियल ब्लास्ट ट्रेन का हुआ था, उसके अंदर 18 वर्ष के बाद में सम्माननीय न्यायालय ने सभी भारतीयों को निर्दोष छोड़ा। वैसे ही मालेगांव विस्फोट केस के 2000 केस में भी 10 वर्षों के बाद में उन निर्दोष भारतीयों को छोड़ा गया था। तो आज हमारा निर्दोषत्व के ऊपर सम्माननीय न्यायालय अगर ठप्पा लगाता है तो किसी को आश्चर्य व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पूरी टीम थी तत्कालीन, इन्होंने सरकार के दबाव के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया, निर्दोष भारतीयों का जीवन बर्बाद किया अपने क्षुद्र राजनीति के लिए। हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया था। हिंदू आतंकवाद के साथ मकोका पर हटा दिया गया है। एक बड़ी कामयाबी उस वक्त आपको मिली 2017 में जब एनआईए ने मकोका हटाया। स्वतंत्र भारत की इस पवित्र माटी के ऊपर पहली बार किसी राष्ट्रभक्तों को, धर्मनिष्ठ को और संतजनों को आतंकवाद शब्द के साथ हमारा जो आराध्य श्रद्धा का जो प्रतीक है परम पवित्र भगवा और हिंदू शब्द को विश्व पटल के ऊपर बदनाम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राज्य का और केंद्र का, उसमें प्रमुखता से है शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, शकील अहमद, अहमद पटेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। इन्होंने 2009 का आम चुनाव सामने रखकर ऑन ड्यूटी कर्नल ऑफिसर को, अपने ही सरकार के लिए काम करने वाला ऑन ड्यूटी कर्नल को
इस मुकदमे में आतंकवादी बनाया, रिटायर आर्मी ऑफिसर को आतंकवादी बना के 17 साल जिंदगी बर्बाद किया, जिसने 93 ब्लास्ट के पश्चात इसी मुंबई की लोगों की जान बचाने के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन किया था। तो इतना झूठा, इतना फैब्रिकेटेड मुकदमा दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। केवल आरोपी ही एलिगेशन नहीं कर रहे, तो विटनेस भी कर रहे, ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर भी कर रहे। और इस मुकदमे का ओरिजिनल एफआईआर गायब है, 164 स्टेटमेंट गायब है, एफिडेविट गायब है, कन्फेशनल स्टेटमेंट गायब है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम के ऊपर जो हमको बताया गया था, वक्त के ऊपर ट्रायल में वो चला ही नहीं। यकीनन दोस्तों, इससे माहौल गर्म हो गया है और स्वाभाविक सी बात है, यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, और न सिर्फ बेइज्जती कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का कद बढ़ा रहे हैं, यह कहते हुए कि हम पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान यह तेल भारत को सप्लाई करेगा। ऐसे मौके पर अदालत का फैसला है। स्वाभाविक सी बात है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉट इन द आर्म, यानी कि एक जबरदस्त बढ़त के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इसके जरिए उसका जो चिर परिचित प्रोपेगेंडा है उसे और बल मिलेगा। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।